नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजद के कद्दावर नेता और राजनीति में काफ़ी अनुभव रखने वाले शिवानंद तिवारी सर, और इनसे जानते हैं सर, जिस तरह से रामविलास पासवान की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन चिराग पासवान का अभी तक के सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो मोदी के प्रति है। क्या लगता है कि अब ये जो राजनीति हो रही है बिहार में, इसको किस रूप में देख रहे हैं? हमको ऐसा नहीं लगता है। मतलब इसलिए नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को ये लगता कि नहीं साहब इसके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो इस तरह की कार्रवाई ही नहीं होती। लेकिन मैंने चुनाव के दरमियान जो भूमिका रही चिराग की, उसके बारे में सब लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए ये मैंने संदेह पुख्ता होता था कि चुनाव के दरमियान जितने भी नेता आए भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी हैं या नड्डा जी हैं, जो भी आया, किसी ने चिराग पासवान का जो अभियान था उसका विरोध नहीं किया। बिल्कुल। एक भी बयान नहीं दिखाई दिया। इसलिए हमको लगता है कि नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर भी यही फीलिंग थी कि भारतीय जनता पार्टी हमको धोखा दे रही है, और हम इनके टेस्टेड एलाई हैं, उसके बावजूद हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। इसलिए अभी दिमाग में लोगों को की बात आ रही थी कि साहब ऐसा चुनाव के बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए कि सीटों की संख्या नीतीश कुमार की कम हो जाएगी तो क्या होगा। हालांकि चुनाव के दरमियान अमित शाह भी बोल चुके थे कि नहीं, अगर सीटों की संख्या की बात नहीं है, हर हालत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उन्होंने कहा था। इसके बावजूद कहने और करने में इतना फासला राजनीति में हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को संदेह बना हुआ था। ये बन गए तो उसके बाद जो है साफ आई। अब ये भी दिखाई दे रहा था कि भाई नीतीश कुमार अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। साहब, कहाँ बड़े भाई की भूमिका और कहाँ छोटे भाई, और छोटे भाई में सबसे कनिष्ठ भाई की भूमिका। ये जो स्थिति आ गई थी, इसका उन्होंने इस्तेमाल किया बदला लेने की भाव से, और उसको तोड़ दिया। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। अब देखिएगा कि इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल को भी तोड़ा है उन्होंने। पहले हर पार्टी पर उन्होंने कोशिश किया है कि हम तोड़ ताड़ के अपने को ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाएं। तो ये तोड़ने पर एक तो आपको भारतीय जनता पार्टी को भी मैसेज ये चला गया कि नहीं साहब, नीतीश कुमार देखिए उनका प्रभाव कितना है, ताकतवर कितने हैं, कि उन्होंने 5 सांसदों को चिराग पासवान से अलग कर दिए। तो ये एक उन्होंने अपना साबित किया। दूसरे बहुत चतुर आदमी हैं, हमको हमारे ऊपर उंगली नहीं उठे, इसलिए सीधे वो चिराग पासवान से अलग हुए 5 सांसदों को अपने पार्टी में नहीं ले रहे हैं। वो एनडीए में रहेंगे, लेकिन इनके साथ नहीं आएंगे। आगे चल के जब ये प्रकरण थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, लोग भूलने लगेंगे, तो फिर मिला लेंगे। तो ये, क्योंकि आप देखिएगा कि पशुपति पारस से नीतीश कुमार का बहुत ही अच्छा संबंध है। कुछ भी नहीं थे, न एमएलए थे न एमएलसी थे, उनका ओथ करा दिया। तो इस तरह से उनका जो संबंध है उससे यही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि चिराग पासवान के लिए कहीं कोई गुंजाइश वहाँ है। अब उनके सामने एक ही रास्ता है कि वो बिहार में घूमें, और रामविलास जी का जो आधार था उस आधार को वो समेटे। अभी चिराग पासवान के साथ सहानुभूति है। लोग ये मान रहे हैं कि नहीं साहब, इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। और ये मानने के पीछे कारण ये भी है ना कि जो इलेक्शन में, जैसा हमने आपको कहा कि लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर, तो ये उनका जो आधार है वो भी इस बात को महसूस कर रहा है कि इस आदमी का इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल करने के बाद इसको धोखा दिया गया। रामविलास भाई की मृत्यु अभी हाल हाल में हुई है, अब साल भी नहीं गुजरा है, और इस बीच में जो अपने जीवन काल में जिन उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो सहानुभूति है, इसको संग्रह करने के लिए इसको ठोस बनाने की ज़रूरत है, और उनको घूमना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लोगों से एकदम मुलाकात जो है बड़े पैमाने पर करनी चाहिए, ताकि उनको फीडबैक
मिले। मिलते रहे। क्या आपको लगता है सर कि जिस तरह से अभी वो इतने धोखा मिलने के बाद बीजेपी के प्रति उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर अभी है, तो वो वैल्यू क्या चिराग पासवान को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ा गया, ये किया गया, अभी भी चिराग पासवान की अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्या उनके मन में क्या डिसीजन लेंगे? ये तो डिसीजन ले चुके कि पार्टी खड़ा बनाएंगे वो। जी ये भी डिसीजन उनका हो चुका कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। जी तो अब डिसीजन क्या लेना है? डिसीजन तो है कि ऑलरेडी वो चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिल्कुल। और ये पार्टी को मजबूत करना उनका उन पे प्राथमिक लक्ष्य है। भरोसा है कि या नहीं चिराग पासवान जिस तरह की अभी राजनीति कर रहे हैं, वापस मोदी के करीब जा रहे हैं, क्या अभी उनको हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि इस तरह का कोई प्रयास वो कर रहे हैं कि मोदी हमको फिर से वापस ले लें। बार बार मीडिया के सामने वो कह रहे हैं कि हम शुरू से ये हनुमान देखिए, ये अपने आप को विक्टिम बना करके पेश करने का एक राजनीतिक माने दाव पे भी है ये, कि लोगों के बीच में हम बार बार कह रहे हैं कि साहब हमको माने हमारे साथ इस तरह से व्यवहार हुआ, हमको धोखा दिया गया, हमारे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो जो समर्थक लोग हैं उनके अंदर और गुस्सा पैदा होता है। तो ये भी एक टैक्टिस है, तरीका है कि अचानक जो है अलग नहीं होकर के पहले आपको हम कटघरा में खड़ा करें और उसके बाद जो है हम अगला कदम उठाएं। तो हमको इसमें कोई खास बात नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि हमको ऐसा लगता है कि चिराग बहुत इंटेलिजेंटली जो है मैंने जनता के बीच में ये संदेश दे रहे हैं कि हमको विक्टिम बनाया गया है। बिल्कुल। सर आप राजनीति में आपका काफ़ी अनुभव है, आप लालू प्रसाद यादव के साथ में भी काम किए, नीतीश कुमार के साथ में भी काम किए, लेकिन जो पहले बड़े और छोटे भाई की भूमिका जो अदा करते थे, पहले की राजनीति में होता था कि सिर्फ मनभेद नहीं होता था, मनभेद होता था, दोनों मिल करके सामाजिक कार्यक्रम किए। अब लगता है राजनीति में कि ये चीज़ें बरकरार है। देखिए, सत्ता की राजनीति बड़ी क्रूर होती है जी, इसलिए सत्ता का जो संघर्ष होता है उसमें कभी मिठास जो है वो नहीं रहा है। बिल्कुल। आप देखिए, चक्रवर्ती अशोक का नाम आपने सुना होगा। चक्रवर्ती अशोक के बारे में क्या कहा जाता है कि हमारे यहाँ पटना में जो अगम कुआं है, उस अगम कुआं में अपने 99 भाइयों की हत्या करके उन्होंने उसमें डाल दी थी और गद्दी पर कब्जा किया था। जी। औरंगजेब का देखिए, दारा सिकोह बड़े भाई, उनकी हत्या करवा करके वो गद्दी पर बैठे, जबकि उनके पिता ने दारा सिकोह बड़े भाई थे, उनके पिता का बहुत ही प्रेम और मोहब्बत उनसे था और चाहते थे कि यही मेरा वारिस जो है बने। तो सत्ता का जो संघर्ष है, वो सत्ता का संघर्ष जो है वो, हाँ, डेमोक्रेसी में एक शिष्टाचार होता है, कहीं मिल गए, मान लीजिए शादी है, ब्याह है, मरनी है, जीनी है, मिल गए, आइए आइए कैसे हैं, बैठ गए, ये हो गया। इसके अलावे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आज जो है मान लीजिए कि तेजस्वी जो है नीतीश कुमार की जगह पर बैठना चाहते हैं और नीतीश कुमार जो है हर कीमत पर अपनी कुर्सी को बचा कर रखना चाहते हैं, तो इसमें प्रेम पूर्ण संबंध होगा, इसकी कल्पना जो है हमको नहीं लगती है। एक समय था जैसे हम लोगों के देश में कि आज़ादी की लड़ाई जो है लड़ी गई गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, और भी धाराएं थीं, लेकिन मुख्य धारा जो है इन्हीं के साथ थी। इस धारा के साथ कई छोटी मोटी धाराएं मिली हुई थी। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी उसी समय 1934 में बनी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में भी कई धाराएं थी, मार्क्सवादी लोग भी थे, गैर मार्क्सवादी लोग भी थे, गांधीवादी लोग भी थे, लेकिन ये सब मिलजुल करके एक साथ इनके सामने देश को आज़ाद कराना जो है लक्ष्य था, और इस लक्ष्य के लिए वो पुलिस की लाठी खाए, वो जेल में गए, तो एक तरह का एक रिश्ता जो है बन गया। अब देखिएगा कि जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो महात्मा गांधी के बहुत कड़े आलोचक रहे हैं। हमारे यहाँ जयप्रकाश जी जो के बारे में मैंने किसी ने गांधी से मार्क्सवाद समझ के बारे में उनकी राय जानी, तो उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद पर जितना अधिक जयप्रकाश जानता है उतना कोई नहीं जानता है इस देश में। ये उनका बयान है। और उसी गांधी जी के बारे में ये मेस नमूदरीपाद, वो बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता हुए, वो सोशलिस्ट पार्टी में भी कुछ दिन थे जयप्रकाश जी के साथ, लेकिन बाद में उन लोगों ने धोखा दिया। जयप्रकाश जी का अलग कम्युनिस्ट पार्टी है, और ख़ास करके दक्षिण भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को उन लोगों ने, सोशलिस्ट पार्टी को उन लोगों ने तोड़ लिया, ख़त्म कर दिया दक्षिण में। उन्होंने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन पर गांधी का बहुत प्रभाव है। उन्होंने कबूल किया इस बात में। तो ये उनका एक बड़प्पन था। और देखिएगा कि उस दौर में गांधी का व्यक्तित्व कुछ इस तरह का था
कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी आपसी झगड़ा सुलझाने के लिए उनके यहाँ जाते थे। पति पत्नी के बीच में झंझट होता था, उसके लिए भी लोग उनके यहाँ जाते थे। तो एक दौर था, उस दौर के बाद मान लीजिए सत्ता आई। सत्ता आई तो पता नहीं लोगों को जानकारी है कि नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जयप्रकाश नारायण को ऑफर किया था कि तुम आओ हमारे साथ, और वो शायद उप प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। वो 1952 का चुनाव जो हुआ पहला चुनाव, उस चुनाव के बाद वो धीरे धीरे सर्वोदय की तरफ जो है चले गए। तो लेकिन उनका संबंध जो है बना गया। डॉक्टर लोहिया का आप देखिएगा, डॉक्टर लोहिया एक ज़माने में जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता मानते थे। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के किसी अधिवेशन में वो जिस तंबू में जवाहरलाल नेहरू ठहरे हुए थे, उस तंबू में झांक करके उन्होंने देखा, तो देखा कि ये आदमी कंघी कर रहा है। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस आदमी के सर पर तो बाल नहीं है तो कंघी क्यों कर रहा है। ये भी लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको कांग्रेस के अंदर, आज़ादी के पहले कांग्रेस के अंदर जो है विदेश विभाग का सचिव बनाया है। और ये माना जाता है कि डॉक्टर लोहिया ने उस दरमियान जो विदेश नीति के बारे में कल्पना की थी, आज़ादी के बाद विदेश नीति उससे प्रभावित थी। उन्होंने जो एक सोच जो है विदेश नीति को लेकर के दिया था, वो विदेश नीति प्रभावित थी। और वहीं आनंद भवन में जो जवाहरलाल नेहरू जी का घर था, वहाँ वो रहते थे। उन्होंने खुद लिखा है एक बार कि वो सोए हुए थे तो सुबह में देखा कि मच्छरदानी लगी हुई है। इनके सोने के बाद जवाहरलाल नेहरू आए और उन्होंने देखा कि साहब इसको मच्छर काट रहा है और ये बंदा जो है इत्मीनान से सोया हुआ है, गधा बेच के सोया हुआ है, घोड़ा बेच के सोया हुआ है। तो उन्होंने मच्छरदानी अपने से लगा दी। तो इस तरह का रिलेशन था। यही नहीं, आप देखिएगा सबसे पहले माने इस देश में गोवा का जो आंदोलन हुआ, गोवा जो है पहला इलाका है हिंदुस्तान का जहाँ माने यूरोपीय लोगों ने कब्जा किया। पुर्तगीज आए, पुर्तगालों ने उसको कॉलोनी में, पहला ये 1500 कुछ में जी। उसके बाद बाकी लोग आए, उसके बाद जो है फ्रांस के लोग आए, इंग्लैंड के लोग आए, स्पेन के लोग आए, लेकिन पहला वही थे। वो आज़ादी हम लोगों को मिल गई जी। लेकिन गोवा आज़ाद नहीं हुआ। जयप्रकाश नारायण डॉक्टर लोहिया वहाँ गए, जेल से छूट करके 42 में जब वो गिरफ्तारी उनकी हुई थी, 42 के बाद 44 वगैरह में जो फरार हो गए थे ये लोग, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, ये एक पूरा एक समूह था, डॉक्टर उषा मेहता, ये सब लोग जो है, अरुणा आसफ अली, ये सब लोग मिल करके एक अंडरग्राउंड जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ 42 के आंदोलन के दरमियान कर रहे थे। अब देखिएगा उस समय कि जयप्रकाश जी जेल में बंद थे, 42 के आंदोलन में अंग्रेज़ों ने बहुत दमन किया, बहुत लोगों को मारा, बहुत लोगों को जेल में बंद किया, मैंने गोली ऐसे ही खड़ा खड़ा करके मार दिया। तो एक डेमोरलाइजेशन जो है देश के लोगों में आ गया था। वही जयप्रकाश जी जो है जेल से कूद करके हजारीबाग से भागे, तो बिजली का करंट पूरे देश में चल गया। लोगों को ये लगा कि जयप्रकाश ने अंग्रेज़ों को हरा दिया, अंग्रेज़ों के जेल को ये लांघ गए। तो ये सब कुछ मैंने उस दरमियान होता रहा। इसकी वजह से एक आपस में एक बंधुत्व वाला, कॉमरेडशिप वाला भाव था, लेकिन धीरे धीरे ये टूटता ही गया, धीरे धीरे टूटता गया। और अब तो इतनी ख़राब स्थिति है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इमरजेंसी लगी देश में, इमरजेंसी लगी, क्या नाम है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने, या जो भी कहिए, लेकिन आरोप उन्होंने लगाया कि जयप्रकाश नारायण सेना को भड़का रहे थे, तो पुलिस को भड़का रहे थे, तो ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया। फिर वहीं देखिए उस जनरेशन के जो लोग थे जिन लोगों ने गांधी के साथ काम किया था, गांधी की जो उदारता थी वो तो गजब थी, गजब थी। और वही जयप्रकाश नारायण जब 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उन्हीं के प्रभाव से जनता पार्टी बनी थी। अलग अलग पार्टियों अपने आप को माने विलीन करके जनता पार्टी उन लोगों ने बनाया था। साथ में चुनाव लड़े, 4-4, 5-5 पार्टियाँ। जब प्रधानमंत्री तय करने का मामला आया, उस समय जयप्रकाश जी के ही पंचायती में मुरारजी देसाई जो है वो बने प्रधानमंत्री। और जिस दिन उनका शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन रामलीला मैदान में विजय दिवस जो है मनाया जा रहा था। उस विजय दिवस में मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता जो है जयप्रकाश नारायण थे, लेकिन वो वहाँ नहीं गए, वो सीधे इंदिरा गांधी के घर गए। उनके साथ प्रसिद्ध पत्रकार प्रभास जोशी थे, गांधी शांति प्रतिष्ठान के उस समय के तत्कालीन सचिव राधाकृष्णन जी थे,
लिखा है, प्रभास जी ने लिखा है कि किस तरह से जयप्रकाश जी को देख करके इंदिरा गांधी की आंख में आंसू आ गया, उसी तरह से जयप्रकाश जी के मन में आंसू आ गया। जयप्रकाश जी की पत्नी और इंदिरा गांधी की माँ ये बहुत अच्छी सहेली थी। जयप्रकाश जी जब पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे, वहाँ से मैंने वहीं थे, इसी बीच में उनके पिताजी ने यानी जयप्रकाश जी के ससुर ने, उन्होंने देखिए ये ब्रजकिशोर मेमोरियल हॉल जो आप यहाँ देख रही हैं, ब्रजकिशोर बाबू मैंने ससुर थे जयप्रकाश जी के, प्रभावती जी के पिता थे। और पहली दफ़ा जब हिंदुस्तान आया 1917 में महात्मा गांधी चंपारण वाले सत्याग्रह में, तो सबसे बड़े सहायक के रूप में उनको वही मिले, ब्रजकिशोर बाबू मिले। और ब्रजकिशोर बाबू का इतना प्रभाव था ना, समझिए कि राजेंद्र बाबू के गॉडफादर भी ब्रजकिशोर बाबू थे। तो वहाँ वो गए, वहाँ उन कमला जी के साथ मैंने इंदिरा जी की माँ के साथ उनका संबंध बना, दोनों के बीच में चिट्ठी पत्री सब हुआ है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पहले की राजनीति में मिठास थी और अब की राजनीति में जो है वो सिर्फ कड़वाहट देखी। उसका वजह यही है, उस समय भी कड़वाहट थी, उस समय भी कड़वाहट थी, ऐसा नहीं था कि कड़वाहट नहीं थी, लेकिन वो लोगों के सामने दिखाई नहीं देता था, ये चीज़ था। अब देखिए ना, हमने आपको जैसा कहा कि सत्ता का संघर्ष हो रहा है जी। और सत्ता के संघर्ष में आप ये उम्मीद कीजिएगा कि बहुत मिठास के साथ हम जो है, जो सत्ता में बैठा हुआ है उसका सत्ता छीन लेंगे, और सत्ता में जो बैठा हुआ है हमारे इस छीनने का जो काम है उसको बहुत प्रेम से जो है ग्रहण करेगा, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन पहले के राजनीति के लोग, जो उसमें जो नेता लोग थे, जो अनुभवी लोग थे, वो लोग सिर्फ अगर हम लोग आपस में जैसे बैठे हैं ऐसे बैठ करके बातचीत भी होती थी, लेकिन अब के लोग जो बैठते हैं, अब वो उधर कोई फेर देता है, कोई उधर। अब देखिए, एक दिमाग में बात बना करके और उस तरह से उसको तरफ ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप जो है ये जानना चाहती हैं कि क्यों पहले ऐसा था, आज क्यों नहीं है, तो उसका कारण था कि पहले राजनीति का आधार जो है सिद्धांत था, नीति थी। जी। सिद्धांत और नीतियों के आधार पर सत्ता की राजनीति के साथ साथ जनता से उन सिद्धांतों के आधार पर, उन नीतियों के आधार पर लोग जो है बहुमत मांगते थे, तो वो एक दूसरे तरह का माहौल होता था। अब जो है कहाँ है सिद्धांत और नीति। नीतीश कुमार जो है यही बिहार के विधानसभा में बोले कि अब हम इनके साथ जाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम संघ मुक्त जो है भारत बनाएंगे, क्या क्या नहीं कहा। नरेंद्र मोदी का जो सांप्रदायिक राजनीति है और उनका जो सांप्रदायिक व्यक्तित्व है, जो विभाजनकारी है, इसको मजबूती के साथ सबसे पहले नीतीश कुमार ने देश के राजनीतिक पटल पर रखा। आज उसी के साथ चले गए, तो उसके बाद भी कहलाते हैं कि हमारा छवि स्वच्छ है, हमारा उनके बयान और तरह तरह का आता है कि वो ये हैं, वो हैं, भगवान के प्रतिरूप हैं। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसलिए सिद्धांत और नीति है कहाँ? एकमात्र जो है सिद्धांत और नीति है कि क्षमता में रहें और सत्ता में हैं तो किसी तरह से बने रहें, इसी का हो रहा है। इसीलिए सब कुछ आपको तीखापन, कड़वापन जो दिखाई दे रहा है उसकी वजह यही है। बिल्कुल। तो ये थे शिवानंद तिवारी, और इनका राजनीति में अगर कहा जाए तो अभी भी लोग इनसे राय लेते हैं, मशवरा करते हैं कि आगे की क्या जो रणनीति है वो उस पर आगे किस तरह से काम करें। तो हमने इनसे काफ़ी विषयों पर चर्चा की है, राजनीति से जुड़े हुए, जन सरोकार से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की है। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बातों को सुनें और समझें कि आज की राजनीति क्या है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।